Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the chapter that is running thermodynamics. तो thermodynamics chapter के अंदर जो हमारा लास्ट टॉपिक था बच्चों, that is related to the enthalpies. और enthalpies का ही टॉपिक हम काफी समय से पढ़ रहे हैं, delta H. And the enthalpy of reaction that is represented by delta RH. R is small r and delta represent the change and H represent the enthalpy. This is the symbol of enthalpy, and enthalpy is equal to heat. That heat may be absorbed by the system and heat may be released by the system at a constant condition of pressure. So we can ultimately say that delta H is equal to QP. You know that. The Q may be positive in some condition. When the heat is absorbed, then Q is positive by the system, and then enthalpy is also positive. And when the heat is released by the system, then Q is negative. It ultimately delta H is also negative. Fine. And for enthalpy of reaction, that is represented by like this, delta RH. फाइन. और कल जो बच्चों हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए रिएक्शन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ए रिएक्शन. और फॉर्मेशन के लिए हमने आर की जगह क्या रिप्रेजेंट करना है, एफ. और कंबशन के लिए, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, COM, एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ठीक है. और स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, स्टैंडर्ड का नॉट साइन आपने प्लेस करके दिखाना है या शो आउट करना है. ठीक है, स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए. नेक्स्ट आ जाता है जो आज का टॉपिक है, वो भी एंथैल्पी से रिलेटेड है बट समवट इंटरेस्टिंग है. तो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द हेज लॉ. हेज इज द साइंटिस्ट ही. तो हेज लॉ क्या बताता है हमें अबाउट द एंथैल्पीज. डिस्कशन अबाउट द एंथैल्पी, डिस्कशन अबाउट द हीट समेशन विद एंथैल्पीज. तो व्हाट डू यू मीन बाय हेज लॉ? In 1840, a Russian scientist J.H. Hess proposed a important concepts that is related to the enthalpies, and the concept is called Hess law. And the law that is given by in 1840 by the J.H. Hess, he is the Russian scientist जो उन्होंने concept दिया related to enthalpies. This is called Hess law. तो हेज लॉ की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं या इस लॉ की बात करूं तो ये क्या है, द एंथैल्पीज चेंज. एंथैल्पी में चेंज होगा, या तो हीट अब्सॉर्ब होगी या रिलीज होगी इन ए पर्टिकुलर रिएक्शन. किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इज द सेम. कैसे होगी? वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप. चाहे सेम रिएक्शन एक स्टेप में खत्म करे, चाहे वही रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप में खत्म करो, बट डेल्टा एच रिमेन्स सेम. अब क्या कहना चाहता है ये कंसेप्ट, तो आप समझिएगा. इस कंसेप्ट से रिलेटेड हमें क्या पता चलता है. सपोज वी विल टेक ए जनरल एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस इन द फॉर्म ऑफ ABC. मेरे पास एक रिएक्शन है कोई भी कि A B में जा रहा है. द रिएक्टेंट इज A एंड प्रोडक्ट इज B. ठीक है. A कन्वर्ट इनटू ए B एंड द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग दिस A व्हेन A कन्वर्ट इनटू B इज डेल्टा H. But in the same way, A again convert into a B, but path is different. That firstly A convert into C, this is path 1, and C converted into B, this is path 2. So, in the second time, A convert into B covered two paths, that is called path 1, and this is called path 2. And this is called delta H1, and this is called delta H2. So, according to Hess law, whether the reaction takes place in a single step, and reactant convert into product. Or in the same way, in this reaction, the reactant A further convert into B, but the path is different. The path is, that is, it covered two paths, path 1 and path 2. But the enthalpy changes also remain same. Means delta H is equal to delta H1 plus delta H2. ठीक है. तो इन दोनों का सम, इन दोनों एंथैल्पीज का सम जो पाथ 1 और पाथ 2 की एंथैल्पी होगी वो टोटल एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगा. दिस इज द कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द हेस लॉ. ठीक है. और ये क्या था हमारा, ये हमारा जो कंसेप्ट था, ये आप टोटल मान सकते हैं. ये पाथ, या ऐसे मान लीजिए ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, ऐसे भी बोल सकते हैं. ये पूरा पाथ 1 मान लीजिए, और ये जो इसने कवर किया है दूसरी बार में, ये पूरा पाथ 2 मान लीजिए. बट इस समय एंथैल्पी चेंज दो बार हुई. A C में गया तब एंथैल्पी चेंज हुई, C B में गया तब एंथैल्पी चेंज हुई. तो इन दोनों एंथैल्पी का सम इस टोटल एंथैल्पी चेंज के क्या है, बिल्कुल इक्वल है. टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट वी विल टेक एन एग्जांपल दैट C plus O2. C जाता है CO2 में,
सी अपने आप तो CO2 में जाएगा नहीं, आफ्टर अब्जॉर्प्शन या आफ्टर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, and the enthalpy change when the C convert into CO2 it is called delta H, and again C convert into CO and then again, तो C CO में बदलने के लिए हाफ O2 डालना पड़ता है और CO को दोबारा CO2 में बदलने के लिए दोबारा हाफ O2 चाहिए। हाफ O2 का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि कैंसिल होने के बाद एक ऑक्सीजन बच जाएगा। आप कभी भी ऑक्सीजन को इंडिविजुअल O से तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है, ये गैस है, गैस को हमेशा O2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसको हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेर्जेलियस हाइपोथेसिस कंसेप्ट। यू नो दैट बेर्जेलियस का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो इसको इस तरीके से तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा H1, दिस इज कॉल्ड डेल्टा H2, जो भी एनर्जी हीट रिलीज या गेन होगी, और ये हो गया डेल्टा H। ठीक है, तो C और CO2 में गया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। C फर्स्टली ये क्या था, पाथ 1 दैट इज कवर बाय द कार्बन एंड कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द पाथ 2 दैट फर्स्टली कार्बन कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, here the enthalpy is delta H1, here the enthalpy is delta H2, so ultimately delta H की जो enthalpy थी इसके इक्वल है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के इक्वल है। और आपको पता है ये एक रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन, ये जो रनिंग की है मैंने, ये जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन का, बाय 2 पाथ। फर्स्ट पाथ इज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, डायरेक्ट कार्बन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द सेकंड पाथ फर्स्टली द कार्बन कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन with the half O2, again add the limited supply of oxygen in the second enthalpy change, CO again convert into CO2, so path covered by C into CO2 in the two ways। path 1 की जो enthalpy है it is equal to path 2 enthalpy। path 2 जब ये path 2 कवर हो रहा है तो कितनी enthalpy में चेंज आ रहा है, 2, डेल्टा H1 और डेल्टा H2, और ये क्या है डेल्टा H। सो और ये एक रिएक्शन है तो डेल्टा RH भी लिख सकते हैं। फॉर ए chemical reaction we also represent the delta RH and delta RH2। फाइन, इससे अब आप अगर आपको इस तरह की एंथैल्पीज गिवन हो, आपको डायग्राम गिवन हो या इस तरह की एंथैल्पीज आपको वैल्यू गिवन हो, तो आप ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, मैं इलिस्ट्रेट दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, दैट इज यही CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने क्या देखा इस पार्ट 1 में, जब मैंने आपको समझाया क्या हो रहा था, C प्लस CO2 क्या बन रहा था, CO2, और डेल्टा H एनर्जी में भी इवॉल्व और मे बी एब्जॉर्ब, और बेसिकली आपको पता है जब CO2 की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। कंबशन, ये एक टाइप की कंबशन रिएक्शन, और कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। ये एक्सोथर्मिक मीन्स ऑलवेज नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करती है, ये बात मैंने आपको कल भी बताई है। अब आइए अब हम बात करूं पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में क्या हुआ था, C ने पहले क्या किया था, कार्बन ने पहले हाफ O2 लिया। पार्ट 2 में क्या हुआ, हाफ O2 क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड डेल्टा H1। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, R और RH1, और अगर ये रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही है तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड का साइन रिप्रेजेंट करेंगे नोट ऊपर, दोबारा से C प्लस हाफ O2 क्या बना रहा है बच्चों, अब बना रहा है CO2, यहाँ पर क्या आ रहा है डेल्टा RH2 नोट। सपोज जो ये एंथैल्पी थी ये कितनी थी, -393.5 किलो जूल, और जब ये इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला, कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला तो एंथैल्पी है -110.5 किलो जूल, और अगली बार में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में बदला तो एंथैल्पी है हमारी -283.0 किलो जूल। तो इन दोनों एंथैल्पीज को जब हम ऐड करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब पार्ट 2 के एंथैल्पीज को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, ये कैंसिल होने के बाद एडिशन में C हाफ और हाफ मिल जाएगा 1O2 गिव राइज टू CO2, CO से CO क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो ये एंथैल्पी आएगी हमारी टोटल एंथैल्पी आएगी इन दोनों का H1 और H2 को ऐड करेंगे, तो मैंने आपको बताया है डेल्टा H किसके इक्वल है, H1 प्लस H2, तो ये है H1, ये है H2, ये किसके इक्वल आना चाहिए, डेल्टा RH के इक्वल आना चाहिए। जब इनका हम सम करेंगे तो वैल्यू हमारे पास लगभग यही आएगी -393.5 किलो जूल। सो यस, दिस इज कॉल्ड हेज लॉ। द रिएक्शन में बी टेक्स प्लेस इन ए वन स्टेप बाय द डिफरेंट पाथ, और द रिएक्शन में बी टेक्स प्लेस इन बाय द different another path but reaction takes place in a number of steps, but the sum of enthalpies
द रिमेन सेम, मतलब जितनी वैल्यू डेल्टा एच की होगी उतनी ही डेल्टा H1 और H2 की वैल्यू होगी, उनका सम डेल्टा H1 और डेल्टा H2 का जो सम होगा वो डेल्टा H के इक्वल होगा, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो, वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मैनी स्टेप। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हेज लॉ एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू द हेज लॉ। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू द हेज लॉ। तो हेज ने भी एंथैल्पीज का ही डिस्कशन किया अपने कंसेप्ट के अंदर। एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू या एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ, सिंपली वी कैन से दैट एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ द हेज लॉ। सो एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों determination of enthalpy of formation of the substance which cannot be measured experimentally। So बच्चों कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते हैं, तो उनकी एंथैल्पी मेजर करने के लिए हमें कुछ अदर रिएक्शंस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो मस्ट रिमेंबर दैट कुछ सब्सटेंस, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं हो पाती, तो उनकी एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ अदर सब्सटेंस हैं वो यूज करने पड़ते हैं, अदर रिएक्शंस यूज करनी पड़ती हैं ताकि उस सब्सटेंस की एंथैल्पी हम कैलकुलेट कर सके। तो ऐसा ही एक एग्जांपल आपके सामने है, देखिए सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आपने एक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है ऑफ दैट, आपको कुछ रिएक्शंस गिवन है, आपको कुछ डाटा गिवन है, कुछ रिएक्शंस का डाटा गिवन है। दैट फर्स्ट रिएक्शन इज C+O2 गिव राइज टू CO2 और उसकी एंथैल्पी कितनी है -393.5 किलो जूल। तो CO2 की एंथैल्पी तो बेटा आपको इतनी बार पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी, और आपको ये भी बात बहुत अच्छे से याद हो चुकी है कि कंबशन रिएक्शन जहां भी होगी, जहां भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, वहां पर एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। ठीक है, वो रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ये है C+O2 गिव राइज टू CO2 और ये एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसकी क्या है, नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाता है H2 प्लस हाफ O2, आपके पास H2O फॉर्मेशन दे रखी है, कुछ रिएक्शन की फॉर्मेशन आपको गिवन है, इनकी हेल्प से आपने इथेन की कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन कैलकुलेट करना। और बच्चों इथेन होता है C2H6, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 कार्बन चाहिए और मुझे 6 हाइड्रोजन चाहिए, तब जाकर ये फॉर्मेशन होगी। ठीक है, 2 कार्बन चाहिए आपको दिख रहा है, और हाइड्रोजन कितने चाहिए 6, और हाइड्रोजन मैं हमेशा किस फॉर्म में ले सकती हूँ, गैस की फॉर्म में, तो मुझे H2 लेना पड़ेगा। 3 ले लेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली C2H6 की फॉर्मेशन मुझे करनी है। और डाटा जो गिवन है वो ये डाटा गिवन है, उनकी कुछ आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस भी गिवन है। तो वाटर की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है आपको -285.8 किलो जूल, और जो इथेन की कंबशन गिवन है आपको वो है आपकी -1560 किलो जूल। इथेन की हाईली नेगेटिव रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब आप इथेन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहे हैं तब। तो अब आप ये कैसे फॉर्म करेंगे इस रिएक्शन में, इसकी एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करें। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया एंथैल्पी, इथेन की एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए एक तो आपको चाहिए कार्बन, 2 कार्बन। तो आप देखिए किस रिएक्शन में कार्बन है, फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन है और दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन है। तो इन दोनों रिएक्शन को ऐड करिए आपस में। तो पहली रिएक्शन के अंदर कार्बन है, दूसरी रिएक्शन में हाइड्रोजन है, और आपको इथेन फॉर्म करने के लिए एक तो कार्बन चाहिए और एक हाइड्रोजन चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, आप इन फर्स्ट और एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को आप लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, देन सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, C+O2 गिव राइज टू CO2 और इसकी एंथैल्पीज भी ऐड हो जाएंगी, इज इक्वल टू -393.5 किलो जूल। सेम इसी तरह से H2 प्लस हाफ O2 गिव राइज टू H2O और इसकी एंथैल्पी है डेल्टा आर है। तो फेज, रिएक्टेंट का जो फेज है वो भी साथ साथ लिखते चलेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो आपने क्या देखा, कार्बन कितने चाहिए 2, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइड्रोजन कितने चाहिए 3 आपको इथेन बनाने के लिए, तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करें। और मैंने आपको बताया था किसी भी कोएफिशिएंट से जब एंथैल्पी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी एंथैल्पी भी मल्टीप्लाई होती है, ये बात हम कल कर चुके हैं। ठीक है, जब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, बच्चे सोर्ट आउट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा C प्लस 3H2। ओके, C कितने 2, H कितने 3H2। ठीक है, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 जाकर, तो हम एलसीएम इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले इसको 3 मल्टीप्लाई और हाफ करेंगे तो 3/2 प्लस ये होगा तो ये आ जाएगा, प्लस जब हम ऐड करेंगे 7/2 O2 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। गिव राइज टू CO2 कितने हो गए बेटा 2 और वाटर कितने हो गए 3, और जो एंथैल्पी ऐड करी
दोनों की एंथैल्पी जो हमने ऐड कर दी, और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इस एंथैल्पी को भी, और 3 से इस एंथैल्पी को भी मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी वो वैल्यू नियर अबाउट आएगी -1644। दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद निकालेंगे किलो जूल। ठीक है, इतनी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने निकालना है इथेन की फॉर्मेशन। इथेन की फॉर्मेशन के लिए अब आपको क्या चाहिए, आपको थर्ड जो रिएक्शन आपको गिवन है, ये जो रिएक्शन नहीं बन गई इसे आप फोर्थ रिएक्शन मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट द थर्ड फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको इथेन चाहिए और जो चीज आपको चाहिए उसे आपने सब्ट्रैक्ट करना है। आपको जो थर्ड इक्वेशन है उसके अंदर इथेन कहीं ना कहीं गिवन था, उसे आप सब्ट्रैक्ट करके चलिए फोर्थ इक्वेशन में से, तब आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए अभी आप जब आप इस इक्वेशन में से और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इक्वेशन रिवर्स हो जाती है। जब रिवर्स होगी बच्चों इक्वेशन, तो हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं C2H6 + 7/2O2, और यहां हम लिख सकते हैं 2CO2 + 3H2O। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा कैंसिल हो रहा है और हमारे पास C + 3H2, यहाँ पर 2 था 2, और यहां बचेगा, ये कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा C2H6। और जो एंथैल्पी थी इसकी एंथैल्पी गिवन थी हमारे पास, ΔRH गिवन था हमारे पास थर्ड रिएक्शन का -1560 किलो जूल के नियर अबाउट। इन दोनों को रिलेट करेंगे, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन फोर्थ में से इक्वेशन थर्ड सब्ट्रैक्ट होगी, और आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग आपके पास जो वैल्यू नियर आउट बचेगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन आपके पास बचेगा वो -84.4 किलो जूल के नियर अबाउट बचेगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो देख लीजिए, आपने पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड किया, जिनकी नीड थी कार्बन की जरूरत थी इथेन बनाने के लिए, हाइड्रोजन की नीड थी जिनकी जरूरत थी, उन दोनों को ऐड करना है। और कार्बन 2 चाहिए थे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई किया, उनकी एंथैल्पीज को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। अब आपको इथेन चाहिए तो वो थर्ड इक्वेशन के अंदर हमारे पास इथेन नजर आ रहा है हमने, तो हमें क्या करना है, जो चीज हमें चाहिए हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम अपनी फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारी जो इथेन की फॉर्मेशन वैल्यू आएगी, एंथैल्पी वैल्यू, जो कि एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, दैट वैल्यू इज -84.4 किलो जूल। ओके, तो इस तरीके से तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हुई बच्चों हेज़लो की, कि कुछ कंपाउंड जिनकी एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उन कंपाउंड की एंथैल्पीज को हम, अगर आपको कुछ अदर रिएक्शंस, एंथैल्पी रिएक्शंस गिवन हो, तो उनका डाटा, फॉलोइंग डाटा यूज करके आप इथेन की या किसी भी इथेनॉल की, लाइक इथेनॉल का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में गिवन भी है, तो कुछ डाटा आपको गिवन होगा तो आपने माइंड लगाना है, कुछ वैल्यू, कुछ इंटीजर्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, बट आपको उस कंपाउंड की एंथैल्पी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, तो आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, डाटा आपको गिवन होगा, जो भी वैल्यू आपको, मान लो आपने इथेन निकालना था तो C2H6 चाहिए, तो आप देख लीजिए किस रिएक्शन के अंदर C है, किस रिएक्शन में हाइड्रोजन है, उन्हें ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद ऐड करने के बाद एंथैल्पीज भी ऐड हो जाएंगी। फिर देखिए दूसरी साइड, प्रोडक्ट वाली साइड, आपको C2H6 चाहिए, तो आपके थर्ड रिएक्शन के अंदर C2H6 था, लेकिन वो रिएक्टेंट साइड था। अगर आप उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन के समय वो शिफ्ट हो जाएगा प्रोडक्ट साइड में, कैंसिल आउट करके आप इथेन की फॉर्मेशन निकाल लिया आपने। ये वो कंपाउंड है जिसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता था, तो ΔH की वैल्यू हमारी इसकी कैलकुलेट हो गई। ठीक है, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन दैट इज रिलेटेड टू द हेज़लो। अगर हम हेज़लो की सेकेंड एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चे, हेज़लो की सेकेंड एप्लीकेशन, दैट एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनको एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ये भी हेज़लो की हेल्प से पॉसिबल है। सपोज कार्बन का डायमंड है, उसे हमें कार्बन के ग्रेफाइट में चेंज करना है, वन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन चेंज इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ, सेम यही कंसेप्ट अप्लाई होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस हेज़लो। तो हेज़लो की सेकेंड एप्लीकेशन हो गई हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द हेज़लो। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड एप्लीकेशन। आपको गिवन है कार्बन का डायमंड है, दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन, कार्बन का डायमंड है और उसे आपने कार्बन के ग्रेफाइट में चेंज करना है, कार्बन के
ग्रेफाइट में आपको उसको क्या करना है, चेंज करना है, बदल देना है, और उसकी आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। बट ऐसे तो नहीं हो पाएगा, आपको कोई ना कोई डाटा गिवन होगा। सपोज आपको जो कार्बन है डायमंड फॉर्म में, जो आपको पता है कार्बन की 3 बेसिकली फॉर्म है, डायमंड है, बकमिंस्टर फुलर, C60 एंड ग्रेफाइट। यू नो दैट अगर आपके पास ये रिएक्शन गिवन हो और ये किस में बदल रहा है, CO2, सेम कार्बन आपको किस फॉर्म में गिवन है, ग्रेफाइट फॉर्म में गिवन है, प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2, और इस केस में आपको डेल्टा RH की वैल्यू गिवन है, इस केस में भी आपको डेल्टा RH की वैल्यू गिवन है। तो आपकी मान लो ये वैल्यू कितनी है, -395.4 किलो जूल गिवन है, और इसके लिए जो आपको वैल्यू गिवन है -93.5 किलो जूल गिवन है। तो आप लोग क्या करेंगे इन दैट कंडीशन, आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था आपको ग्रेफाइट प्रोडक्ट वाली साइड चाहिए, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये ग्रेफाइट आपको प्रोडक्ट वाली साइड मिल जाएगा। जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आफ्टर द सब्ट्रैक्टिंग, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, डायमंड प्लस O2 गिव राइज टू CO2, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट होगा तो CO2 ग्रेफाइट का इधर आ जाएगा, इधर चाहिए O2 प्लस कार्बन का ग्रेफाइट, तो क्या देखेंगे, CO2 से CO2 कैंसिल, O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा, जो एंथैल्पी होंगी वो भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अल्टीमेटली हमें कार्बन का डायमंड किसमें, मतलब एक फेज कार्बन की दूसरी फेज में चेंज हो जाएगी। जो भी आपको चाहिए प्रोडक्ट साइड में, याद रखिए उसे आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप नॉर्मली रिएक्शन कर रहे हैं तो एडिशन की भी जरूरत हो सकती है, तो एंथैल्पीज ऐड भी हो सकती है, एंथैल्पी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत भी पड़ सकती है। सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक रिएक्शन डायमंड की थी, एक ग्रेफाइट की, और ग्रेफाइट मुझे कहाँ चाहिए था, प्रोडक्ट साइड में, इसलिए मैंने इक्वेशन 1 लेट कर लिया, दूसरी इक्वेशन को इक्वेशन 2 लेट कर लिया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 क्या कर दी, सब्ट्रैक्ट कर दी, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई लगभग 1.95 किलो जूल के नियर अबाउट मेरा आंसर आ गया। थर्ड एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू द हेज़लो कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बच्चे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हाइड्राइड करना पड़ता है, तो एंथैल्पी चेंज मीन्स द एंथैल्पी रिलीज और एंथैल्पी अब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ अनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंड विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। जब कोई अनहाइड्रस सॉल्ट है, मान लो मेरे पास लाइक कॉपर सल्फेट, जब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो एक हाइड्रेटेड अनहाइड्रेट सॉल्ट से हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाता है, और उस समय जितनी एंथैल्पी में चेंज आता है, द एंथैल्पी चेंज मे बी एंथैल्पी रिलीज और मे बी अब्सॉर्ब। बेसिकली हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ए नेगेटिव एंथैल्पी, इट इज एक्सोथर्मिक एंथैल्पी। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो this is the third application of the Heßlo, that the anhydrous substance combined with the required number of the water molecule and convert into a hydrous substance. Unhydrated compound convert into a hydride compound with the help of this reaction. तो अब आपको पता चला एक अनहाइड्रेटेड सॉल्ट था, अनहाइड्राइड सॉल्ट था, अनहाइड्रस सॉल्ट था बेसिकली, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन, और उसको हमने हाइड्रस बना दिया, और जो एंथैल्पी में चेंज आया, और मैंने आपको बता दिया हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, इसकी रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द हेज़लो, दैट द कन्वर्जन ऑफ दिस हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कुछ जो रिएक्शन, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्राइड करके, उनको हाइड्रेशन उनका करके कितने वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और उस समय कितना एंथैल्पी में चेंज आता है, दिस इज टेक्स प्लेस और दिस इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ हेज़लो, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 एप्लीकेशन थी। फर्स्ट एप्लीकेशन ये कह रही थी कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली, कुछ कंपाउंड है जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ सम अदर रिएक्शन हम उन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हेज़लो। सेकेंड इज हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ ए वन ट्रांजिशन इनटू अनदर, वन एलोट्रोपिक फॉर्म इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म, ये भी टेक्स प्लेस होता है विद द हेल्प ऑफ ए हेज़लो। थर्ड एप्लीकेशन कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। कुछ अनहाइड्रस सॉल्ट जब हाइड्रस सॉल्ट में बदलते हैं, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने अभी लिखा, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। एंड दिस इज द मेन 3 एप्लीकेशन, बट बिसाइड दिस और भी हो सकता है प्रिडिक्टिंग द एंथैल्पीज ऑफ वेरियस रिएक्शन। बहुत सी रिएक्शंस हैं जिनकी एंथैल्पी कैलकुलेट की जाती है बाय एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज ऑल्सो, या हेज़लो ने क्या बताया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हेज़लो।
सो अल्टीमेटली हैजलो की हेल्प से हम काफी सारी रिएक्शंस की एंथैल्पीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द कंप्लीट एंथैल्पीज। सो एंथैल्पी का टॉपिक आप वापिस से उठा के चलिए, पीछे से क्या पढ़ रहे हैं, एच क्या था, डेल्टा एच क्या था, डेल्टा एच नोट क्या था, डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या था, डेल्टा एच कंबशन क्या था। ठीक है, आज हमने पढ़ा डेल्टा एच हाइड्रेशन मीन्स अनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंड विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड कन्वर्ट इनटू ए हाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, this is the concept that is related to the enthalpy of hydration. So students, आज हमने जो टॉपिक रीड किया that is Heslow and the application that is related to the Heslow. So students, आज का टॉपिक हम यहीं ओवर करते हैं। अपनी नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ना है एंथैल्पीज के फेजेस। भाई एक एंथैल्पी को दूसरी एंथैल्पी में कैसे चेंज करते हैं इन डिफरेंट फेजेस। ठीक है, लाइक एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब कुछ हम वेरियस टाइप के एंथैल्पीज हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।